नमस्कार साथियों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और भाई अपनी टेस्ट सीरीज चली रही है और आप सभी कैसे हो भाई? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और जो मेरे भावी सैनिक है, जो मेरे फौजी भाई है, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टिक के पढ़ रहे हो, क्योंकि आप में जो वो है ना, बाहुबल ज़्यादा है थोड़ा सा, कि जोश, उस जोश को पढ़ाई में लगाना है पूरा, है ना। और आज बात करेंगे अपन आर्मी अग्निवीर टेस्ट सीरीज चली रही है और अपना टेस्ट 6 सही है। जीके की पर्सन भी बढ़िया, आपको पता है एकदम मज़ा आ रहा है आपको। और अपनी जो भाषा है बिल्कुल बस उसी में पढ़ाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि थोड़ा सा अटपटा कि कैसे पढ़ा रहे सर, एकदम जैसे नॉर्मल पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ाएंगे अपन। और जो साइंस वाले पर्सन है वो भी बेस्ट है। और आज देखो, आज और थोड़े से मज़ा आएगा, कुछ और नई नई चीज़ें हमेशा नहीं लाता हूँ मैं तो। और कई बच्चों के कमेंट भी आए कि सर उसमें थोड़े से करंट वगैरह की भी करवा दो। तो करंट की अपन क्या करेंगे भाई, अलग से जीके की जो है ना, वो करंट की एकदम, जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह जो भी पूछे जाते हैं ना, करंट के जो भी है वो अपन बिल्कुल अलग से लाएंगे। उनके अलग अलग 50-50 क्वेश्चनों के अपन बिल्कुल टेस्ट सीरीज टाइप में लाएंगे, तो आपके वो करंट भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से काम करेंगे अपन, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। टेंस मतलब वो कह रहा हूँ ना, पर्सन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको पढ़ना है हमारे साथ में। हाँ चलो भाई, पहले पर्सन की ओर चलते हैं अपन। पहले जीके की पर्सन कराते हैं। देखो जीके के टॉप क्वेश्चन है भाई। और देखो बात करते हैं पर्सन नंबर 1। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, थोड़ा नंबरिंग में कोई ये नहीं है, बाकी क्वेश्चन पूरे 50 मिलेंगे, ठीक है। हाँ तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, बताओ देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? बताओ देखिए मेरे देश के वीर जवानों, मेरे भावी सैनिकों, आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये काफी बार आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कहीं सुनते हो तो आपको कई बार बता चलता है कि उस एक्टर को ये पुरस्कार दिया गया, कभी अमिताभ बच्चन को दिया गया, है ना, कभी रजनीकांत को भी दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो अब वो कौन है एक्टर, वो क्या काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं। तो फिल्म क्षेत्र देख लो कहीं है? हाँ ये रहा फिल्म क्षेत्र, ये लो भाई, ऐसे याद हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो यह ऐसे याद रखना अपने को, फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कि सर और कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अपन तो बिल्कुल बात करते हैं। खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं रे? बताओ फटाफट से। एक तो अर्जुन पुरस्कार कौन से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, एक ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में बताओ देखिए, बताओ देखिए, नहीं पता कोई बात नहीं, अपन बता देंगे। अपन किस लिए है, अपन इसलिए तो है, पर्सन गलत नहीं जाने देंगे। ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड जो ग्रेमी पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। और देखो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है रे मेरे सैनिक को, बताओ देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है अपने संगीत के क्षेत्र में। और थोड़ा सा और बात करते हैं कि ये है, ये कब से चालू हुआ था? 1969 से चालू हुआ था, पर अपने को ये याद नहीं करना, याद वही करना है जो मैं बताऊंगा, प्रश्न वही से आएगा जहाँ मैं बताऊंगा। फालतू बात नहीं करेंगे, बट बात वही करेंगे, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आपको क्या होता है, टीचर वही अच्छे लगते हैं जब बीच बीच में गाने गाते हैं, बीच बीच में डांस करते हैं, बीच बीच में फालतू की बातें करते हैं। अपन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन प्यारा है, मुझे आपकी जीत प्यारी है, मुझे आपका मनोरंजन प्यारा नहीं है, समझ गए? तो आप, मैं यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए आया हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, और बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करना। और मैं तो चाहता हूँ साथियों आप पढ़ो, बिल्कुल जो मेहनत करता है ना उसके साथ पढ़ो। ऐसे नहीं जो आके यहाँ गाने गा रहा है पहले शुरू में आके। फिर क्या होता है कि बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि स्टूडेंट, उनको भी मज़ा आता है लेकिन मज़ा फिर बाद में फिर वो दुखदायक हो जाता है। तो ऐसा मज़ा भी नहीं लेना कि बाद में परेशानी हो जाए। हाँ बातें बिल्कुल अपन अच्छी करें, हमारी बातें ऐसी आएगी आपको मज़ा आ जाएगा, कुल मिला के बोर नहीं होने दूंगा, ये अपनी गारंटी है। और बाकी पढ़ाई की ऐसे गाने याद नहीं रखने दूंगा मैं, अन्ना ऐसा काम नहीं। वहाँ फिर गाने याद आए सर, तो वहाँ गाने सुना रहे तेरे गाने याद है ना, ऐसा काम नहीं करेंगे। एक काम ऐसा करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो, चाहे आप मुझे 10 गाली निकाल दो कोई बात नहीं, पर काम वही होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होगा तो फिर आप मुझे याद करोगे कि यार वास्तव में वो सर थे, उसने बढ़िया पढ़ाया था। तो आप 10 जनों को जाके बोलोगे कि नहीं यार पढ़ना है तो उससे पढ़ना है।
उससे नहीं कि तो गाने सुनाता, अभी तो बोलोगे तुम गाने वाले के लिए। अरे भाई साहब यार क्या मस्त पढ़ाता है यार, गाने गाता है यार एकदम, मेरे को तो बोर ही नहीं होता कि अरे बोर कैसे होगा भाई, वो मनोरंजन कर रहा है आपका। वो क्या कर रहा है आपका, मनोरंजन। कॉमेडी करते हैं तो क्या बोर होते हैं, क्या नहीं होते, हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो बोर वैसे होने नहीं दूंगा, हो भी जाओ तो भी बैठना है, टिक के बैठना है, हिलना नहीं है, बस पढ़ना है आपको। हाँ तो देखो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद नहीं करना है। याद क्या करना है, सबसे पहले किसको मिला था, तो देविका रानी थी, उसको मिला था सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो देखो अच्छी अच्छी बातें याद करना, नोट करना अपने कहीं भी कॉपी में। और कमेंट वमेंट करा करो यार, कमेंट वमेंट नहीं करते तुम, व्यूज अच्छे आते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। हाँ देखो उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा सा, कि लगता है कि यार हाँ बच्चे को ये कंफ्यूजन है, ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा चेंज करें इस चीज़ में। तो आप बताया करो, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि सर ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम आपका हमारा जो 100% है ना वो दे। बिल्कुल फिर भी हो जाती है कोई ना कोई, लेकिन हम नहीं होने देंगे इससे ना, लगे तो बताना बिल्कुल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, बताओ देखिए। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, पूछ रहा है भारत में, है ना, इसमें दे रखा है भाई भारत में पूछा है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और बात करें सर चिल्का झील कहाँ पर है, ये चिल्का झील अपने दोस्तों उड़ीसा में कहाँ है रे, अरे मेरे बताओ भावी सैनिकों, फौजियों बताओ देंगे कहाँ है, उड़ीसा में है चिल्का झील। और सर ऐसे प्रश्न आ सकता है भारत के विश्व भी आ सकता है, प्रश्न तो विश्व भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, अरे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपसे पूछे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी झील करोगे रे, कैस्पियन सागर, कौन सी सागर, अगर विश्व की पूछ ले तो लिख देना रे कैस्पियन, कैस्पियन सागर। सर प्रश्न गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे आपसे तो कैस्पियन सागर लिख देना, और खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील पूछे तो चिल्का झील अड़ूसिया लिख देना, उड़ीसा, अड़ूसिया तुम्हारे गांव के पास, उड़ीसा। और देखो, और तो सर ये तो खारे पानी के मीठे पानी की पूछ सकते हैं क्या, हाँ पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे रे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ की, भारत की, बताओ बताओ, पढ़ते हो ना, हाँ बताओ तो इधर, तो कौन सी है रे, वुलर झील। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील पूछ ले तो वुलर झील, और कहाँ है वुलर झील, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में। और बात करें तो सर फिर विश्व की, हाँ विश्व की पूछेंगे तो विश्व की कौन सी है, सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। तो सर ये है कहां पर, ये कनाडा और यूएसए की सीमा के बीच में स्थित है, ये से ध्यान रखना, कनाडा और यूएसए दोनों याद रखना, है ना। तो सुपीरियर झील, देखो कितनी अच्छी बातें करती है, चार बातें, चारों मतलब इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, तो भाई यहाँ तो ना ये तो सारी अपने लोहार की है, मतलब चारों ऐसे तोड़े हैं जोरदार वाले, ये तो रट ही लेना। हाँ, अपना काम है पढ़ना, चाहे तुम रटो चाहे तुम कैसे करो, याद करना वहां कोई नहीं पूछेगा कैसे याद किया रे, किया था भाई, किया था टैलेंट इसलिए किया था, सिलेक्शन बस, सही है ना, तो हाँ सही है, तो ठीक है चलो आगे। भारत का प्रथम पनडुब्बी है, भारत की जो प्रथम पनडुब्बी है ना वो उसका नाम बताओ, देखिए फटाफट से बता दो। तो भारत की जो प्रथम पनडुब्बी है ना वो थी अपने आईएनएस कावेरी, अरे कौन सी थी रे, आईएनएस कावेरी, कौन सी थी मेरे साथी बताओ, देखिए आईएनएस कावेरी। तो सर आईएनएस चक्कर क्या था, तो ये थी भारत की ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित जो पनडुब्बी थी वो थी आईएनएस चक्कर। और भारत की प्रथम पनडुब्बी पूछ ले तो आईएनएस कवर कावेरी, और भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा के द्वारा संचालित तो आईएनएस चक्र। और अप्सरा क्या है, भारत का प्रथम, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी लिखना है, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम क्या है, परमाणु रिएक्टर, क्या है रे, परमाणु रिएक्टर, कौन सा है, अप्सरा, अक्षरा नहीं अप्सरा। हाँ चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हाँ भाई बता दो, ये तो मैंने बताया नहीं था,
नहीं बताया था भाई, नहीं, झूठ क्यों बोलना, नहीं बताया, अब बताऊंगा। हाँ तो ये बताओ, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो महिला का बताया था मैंने, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, वो तुम्हारे को बताना है, इसका उत्तर अपन बता देंगे। हाँ, अपना काम बिल्कुल करेंगे, तुम्हारा काम तुम करो, बताओ भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हाँ बताओ रे, अरे आया क्या याद, नहीं आया? हाँ तुम पढ़ते तो है नहीं, आएगा कहाँ से, पढ़ा करो रे, पढ़ते नहीं हो। भारत का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, हीरालाल कानिया, जस्टिस हीरालाल कानिया। कई बार जे आ जाता है, जे, तो जे का मतलब है कि जस्टिस, जस्टिस मतलब न्यायाधीश, है ना। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल कानिया। और क्या है, अब मैं प्रश्न पूछूंगा, बताओ फटाफट से, ये फातिमा बीवी क्या है, बताओ। और रीता फारिया क्या है, पढ़ते हो ना तुम, बताओ। तो फातिमा बीबी तो थी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, और वो भी कहा की, सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी थी, फातिमा बीवी। और सर हाई कोर्ट की कौन सी थी, तो लीला सेठ, याद आया, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, वो भी हाई कोर्ट की, तो लीला सेठ। ये कौन है, रीता पारिया, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, लिख लो। ये पूछ, ये मिस दिख जाएगा क्या आपको, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, अपन कलर चेंज कर लेंगे, ये लो, आपके अकॉर्डिंग ये लो भाई, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, रीता फारिया। अब दिख रहा है, हाँ तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई, अंतरिक्ष में जो गई थी पहली, अंतरिक्ष में गई थी, वैसे ये भारतीय मूल की थी, क्योंकि भारत से नहीं गई थी, ये बाहर से गई थी, है ना, दूसरे देश से गई थी, तो नासा से गई थी। लेकिन अपने को ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, जो भारतीय मूल की थी, तो वो थी अपने कल्पना चावला। इसका मैंने एक और बताया था, ये बताया था मैंने, याद कर लो तुम, पढ़ते नहीं हो, गुस्सा गुस्सा आ जाएगा भाई फालतू में, है ना, हाँ, पढ़ लिया करो तुम, पढ़। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, वो थी अपने कल्पना चावला, बताया उत्तर, तो और अच्छी बात है भाई। हाँ भाई, जो बता रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई, बता रहे हो आप, पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। हाँ, तो कल्पना चावला थी, और कल्पना चावला, ये अगर आपसे पूछ रहे कि कौन से यान में बैठ कर गई थी, यानी कौन सा रॉकेट था उसमें बैठ कर गई थी, तो कोलंबिया शटल था, कौन सा था, कोलंबिया शटल। में से तो पूछते नहीं है, फिर भी लिख लो कोलंबिया। पर्सन ये पूछ सकते हैं कि जो इसकी है ना वो भाई दुर्घटना हुई थी ना, मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी, तो मैंने बताया भी था, एक दो, दो तीन, इस एक दो तीन ब्लास्ट, 1 फरवरी 2003, 1 2 3 ब्लास्ट हो गया एकदम, तो इससे भाई थोड़ी होगी। और अगर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पूछ ले, तो राकेश शर्मा थे, है ना, प्रथम भारतीय पूछ ले, प्रथम भारतीय। पुरुषों में बात कर रहे हैं, महिला की बात करते कल्पना चावला कर देना, पुरुषों की बात करें तो राकेश शर्मा कह देना। और देखो, देख लो भाई, सुचेता कृपलानी, ये क्या है, ये है प्रथम मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की लो पूरा लिख देता हूँ रे, भारत की प्रथम महिला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कल्पनी। ये कहाँ की बनी थी रे, ये यूपी की बनी थी, कहाँ की बनी थी, यूपी, जो अपने योगी जी है ना, उनका जो राज्य है वहां की बनी थी। ये पहली बार मुख्यमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, वो भी कहाँ की थी, यूपी की थी। लिख लेना, रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। हाँ चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल का नाम है, भारतीय जो मरुस्थल है ना उसका नाम क्या है, बताओ। देखिए, भारतीय मरुस्थल का मतलब जानते हैं, और ये कहाँ पर है भाई, ये देखो किधर गया रे, ये रहा, अपना ये तो लिखने का। तो भारतीय जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। कौन सा है, थार का रेगिस्तान नहीं बोलते क्या रे, राजस्थान वालों, तुम तो बड़े अच्छे से जानते हो इसको, है ना। थार का मरुस्थल बड़ा मरुस्थल है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय मरुस्थल का नाम ये सब, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले आपसे, विश्व, ये देखो कौन सा मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना, गर्म है, गर्म,
ठंडी थोड़ी है, कोई बर्फ पड़ती है क्या यहाँ पर? नहीं पड़ती है। गर्म जलती है, लू जलती है, लू भयंकर है, सिक जाओगे। हाँ तो, और अभी तो देख लो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसलिए लाइब्रेरी में बैठ के आराम से एसी मिल रही है, पढ़ लो, वरना फिर इसी धूप में काम करना पड़ेगा आपको, इसलिए पढ़ना जरूरी है। हाँ, तो अब देखो, भारतीय मरुस्थल का नाम था थार का मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछ ले, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, तो कौन सा है बता दो, तो वो है सहारा का रेगिस्तान। सहारा ही है, पूरा सहारा ही है, ऐसे याद रखो, सहारा ही है, पूरा रेगिस्तान सहारा ही है, तो सहारा से क्या हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान, ऐसे याद करो, याद करना है बस, मैं कह रहा हूँ मेरे को याद कराना है, चाहे कैसे भी याद करूँ मैं। और ये सर गोभी के बारे में बता दो, गोभी ये खाने गोभी नहीं है, ये है गोभी मरुस्थल, ये भी कौन सा है, मरुस्थल, मरुस्थल। और ये कौन सा मरुस्थल है, ये ठंडा है, यहाँ पर बर्फ रहती है, मतलब ठंडा इलाका है, गर्मी वर्मी नहीं पड़ती, आलू नहीं चलती है ना। तो ये गोभी मरुस्थल सर ये कहाँ पर है, ये अधिकतर आपको मिलेगा मंगोलिया, क्या मिलेगा रे, मंगोलिया, लेकिन थोड़ा बहुत ये कहाँ पर भी है, चीन में भी है, तो दोनों याद कर लेना, मंगोलिया और चीन। ये गोभी मरुस्थल, और ये गोभी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे आपसे, तो लिख देना रे गोभी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा, ठंडा मरुस्थल, ना कि गर्म, नहीं तो वो हो जाएगा यहाँ मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल पूछ ले तो गोभी, तो सर विश्व का बता दो, विश्व का बता दो, विश्व का क्यों नहीं बता रहे, हाँ बता रहा हूँ ना, रुक जा तसल्ली का, तेरे मन में आ रहा है, मेरे को पता है, तेरे मन में आ रहा है, तो एशिया का बता रहा है, तो विश्व का बताओ, तुम्हारे, मेरे को पता है तुम सोचते क्या है क्या हो, मतलब कोई वैसे बता दो ना भारत का ये सबसे बड़ा, तो तुम सोचते सिर्फ विश्व का, विश्व का बता दूं तो तुम कहते भारत का, इसलिए मैं दोनों लेके आता हूँ, तुम ऐसे टेंशन मत लिया करो, अब मैं समझता हूँ रे, तुम्हारी फीलिंग जानता हूँ मैं, टेंशन मत लिया करो, अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग है ना। हाँ, तो अगर विश्व का पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, तो कौन सा कर दोगे रे, तब कर देना अंटार्कटिक मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल, कौन सा करोगे रे, अंटार्कटिक मरुस्थल, समझ गए मेरे फौजी भाइयों। चलो आगे, देखो अच्छी अच्छी बातें लगी, मजा आया, तो लाइक करा करो क्लास को, और कमेंट भी करा करो, करते नहीं हो लेकिन तुम है ना, कितनी बार कहते तुम्हारे को, कोई नहीं, पढ़ लो आप तो। भारत की पहली महिला राज्यपाल है, भारत की जो पहली महिला जो राज्यपाल है ना भाई, उसका क्या नाम है बताओ, देखिए अभी बताया था मैंने, अब तो बता ही दो क्या, तो बताओ ये कौन सी है, सरोजिनी नायडू, इसी को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, भारतीय कोकिला के नाम से। ये कहाँ की बनी थी रे, यूपी की बनी थी, याद रखना, अच्छी बातें हैं। प्रतिभा पाटिल कौन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, कौन है रे, भारत की प्रथम, प्रतिभा थी उसमें इसलिए राष्ट्रपति बन गई, भारत की प्रथम महिला, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी ये प्रथम पीएम थी है ना, ये मतलब पहली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ ले तो इंदिरा गांधी कर देना। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो लिख देना सुचेता कृपलानी, ये भी कहाँ की बनी थी रे, यूपी की बनी थी। देखो पहली राज्यपाल भी यूपी से ही बनी थी, और पहली जो मुख्यमंत्री थी महिला वो भी यूपी से ही बनी थी। ठीक है, चले आगे, अच्छी बातें हो तो बिल्कुल पढ़ते रहो। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है, तो भरतनाट्यम नृत्य बताओ कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और ये भी बताया करो, अरे तुम्हारे 50 में से कितने % सही होते हैं, हाँ बताया करो तुम, ऐसे पता चलता है कि तुम्हारे, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी तैयारी कैसी है। और कोई तो दिखता है ना कि कोई तो बच्चा है जो पढ़ रहा है, सारे देख देख के भग जाते हो बस ऐसे कैसे। हाँ लिख दिया करो, बोल के लिख दिया करो, बोलना आता है। हाँ आजकल तो क्या है, गांव में क्या पता है वैसे होते हैं, गांव में आपको पता है हमारी मम्मी वगैरह, आपकी दादी वगैरह, या कोई ना कोई नहीं आता, उनको नहीं आता ना कोई भी, फोन दे दो, फोन दे देंगे चला लेंगे, कैसे, रामायण महाभारत फिर आ जाती है, फिर देखते हैं आराम। मैं क्या यार क्या, मतलब जरूरी नहीं बड़े बड़े, हाँ ऐसे आ जाते बड़े, तो ऐसे तुम भी लिख सकते हो, 50 में से मेरे 45 सही हुए, उनसे तो बुरी नहीं हो रहा तुम। हाँ तो पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो, लिख दिया करो।
अब भी लिख दिया करो। हाँ, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। असम का कौन सा है देखो बताओ? बिहू। असम का कौन सा है? बिहू। कोई और है क्या? हाँ, एक और है ना, सत्रिया। ये भी कहाँ का है? असम का है। और बात गुजरात का, भांगड़ा कहाँ का है? गुजरात, सॉरी सॉरी, ना 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 ना, भांगड़ा पंजाब का है। गुजरात का कौन सा है? डांडिया और गरबा। कौन सा है रे? डांडिया और गरबा। ये कहाँ का है? अपने गुजरात का। और तो महाराष्ट्र का भी है क्या? महाराष्ट्र का है ना। एक तो देखो पूछते हैं ना, वही लिखाऊंगा, फालतू नहीं लिखने में तो बहुत सारे हैं। राजस्थान के नृत्य खूब सारे हैं, लेकिन पूछते क्या है? घूमर। घूमर कहाँ का नृत्य? राजस्थान का। ऐसे तो खूब सारे हैं। कच्ची घोड़ी है, पता नहीं कौन कौन से हैं, तो सारे थोड़ी लिखा दूंगा ना। पर्सन वही लिखाऊंगा जो वहां पे पेपर में छपेगा। और इतना ही लिमिटेड। मुझे पता है यार आपकी क्षमता है एक किताब पढ़ने की, मैं 10 किताबें भरा दूंगा तो फिर कहोगे कि गुरुजी याद ही नहीं हो रहा, मन तो कत्ते ही नहीं हो रहे। तो फिर मेरे फिर सर पर पड़ोगे क्या 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 पढ़ाता है, कुछ आता तो नहीं। तो इसलिए थोड़ा सफिशियंट है ना। हाँ, अब देखो लावणी और तमाशा ये दोनों कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावणी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। हाँ, तो अच्छी अच्छी बातें हैं, तो देखो लिखा दी सारी वारी बातें। चलो तो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बंगाल केसरी उपनाम किसका है? बता दो। बंगाल केसरी उपनाम किसका है? थोड़ा वाइट वाइट बोर्ड आ गया, इसलिए आपकी आंखों में जोर पड़ेगा, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अपन रखेंगे। अब ठीक है। हाँ, तो देखो इधर, बंगाल केसरी उपनाम है। अब मेरा ध्यान आप रखो, प्रश्न बताओ, उत्तर बताओ फटाफट। हाँ, ये रखना अपना, आपका काम है प्रश्न के उत्तर देना, बाकी काम मेरा है, बाकी ध्यान में रखूंगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बंगाल केसरी उपनाम है, तो बंगाल केसरी उपनाम किसका नाम था? बताओ देखिए। ये था अपने, बताओ किधर ले जाऊं, ये आशुतोष मुखर्जी के पास में। कौन थे रे? बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। और सर कुछ बताएं तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? लाला लाजपत राय। इनका गरम दल भी था ना, लाल बाल पाल। और लाला लाजपत राय की जो साइमन कमीशन आया था 1927 वाला, है ना, तब इसकी मृत्यु हो गई थी ना। हाँ, बताऊंगा, सारे प्रश्न लाऊंगा, मस्त मस्त सारे प्रश्न लाएंगे अपन। और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की। तो लोकमान्य के नाम से कौन जानते हैं? बाल गंगा तिलक। दिख रहा है क्या आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा भाई। तो इसका मतलब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लो भाई, आपका ध्यान रखूंगा मैं रखूंगा रे, कोई बात नहीं, अपन रखेंगे आपका ध्यान, है ना, हम बैठे हैं ना आपके लिए। लो भाई, वापस कर देता हूँ, वापस लिखा दूंगा। नहीं दिख रहा, अपन करा देंगे से। बस हमारा ध्यान आप रखो। हाँ भाई, देखो इसका उत्तर तो क्या हो गया? आशुतोष मुखर्जी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की उपाधि थी, तो लोकमान्य के नाम से किनको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वाभिमान मेरा अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल लाल लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। और जो आंध्र केसरी है ना, आंध्र केसरी, देखो एक आंध्र केसरी भी कई बार पूछ लेते हैं। आंध्र केसरी, आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो टी प्रकाशम, टी प्रकाशम को जाना जाता है। प्रकाशम है ये, प्रकाशम, टी प्रकाशम को इसके आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। देखो कितने हो गए, देखो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखो कितनी सारी बातें कर दी रहे। देखो 1%, तुम ये सोचते हो ना जीके के मैं 15% कर दूं, 15 नहीं करता हूँ। 15 के 4 से 4 5 से गुणा कर लेना, 15 चौक 60% होते हैं क्लास में। हाँ, 60% करा देता हूँ मैं। तो ऐसे देखा करो, ऐसे 15, ऐसे मत सोच करो 15% तैयार हो गए ना। और भी बहुत सारी चीजें हो रही है आपके। हाँ, तो पढ़ते रहो बस, तुम पढ़ा करो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस, हाँ ये तो बता दो रे। हाँ बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये कहाँ बगेगा रे? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को, ये जरूर ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है भाई। संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और तो फिर सर वो फिर 26 वो जनवरी आती है 1950 को, उसको क्यों नहीं मनाते? हाँ, कई बार प्रश्न आएगा, आप गलत करोगे, नहीं आपको नहीं करने दूंगा गलत। गलत दूसरे करेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो करेंगे गलत। पढ़ रहे हो ना आप, नहीं करने दूंगा।
संविधान दिवस आए पर्सन आ जाएगा उसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, फिर जाएगा 26 नवंबर, फिर 1 अगस्त, फिर पहले ही टिक कर दोगे 26 जनवरी, दूसरा कर देगा 15 अगस्त, तीसरे तक आता तक सिमट जाओगे। फिर बचेंगे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फौजी भाई, वो करेंगे अगर सर ने बताया था, याद रखना है, भूलना नहीं है, फिर तुम करोगे, फिर आगे निकलोगे ऐसे। तो देखो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। तो सर इसको क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को, देखो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को इस दिन अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इस दिन कहा गया भाई इस दिन को क्या कर दो, संविधान दिवस के रूप में मना लो। तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। अगर आपसे पूछे कि फिर गणतंत्र दिवस, हाँ अगर आपसे आए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तब करना 26 जनवरी। और ये जो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन अपना संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, और इसलिए उसको 26 जनवरी को तो आता है गणतंत्र दिवस। और संविधान दिवस की बात करें तो याद कर लेना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था। बिल्कुल बातें अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है क्लास को। तो आया मजा? तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहां पर की थी? तो पश्चिम बंगाल में की थी। ठीक है भाई, कहां की थी भाई? पश्चिम बंगाल में। तो इसको जल्दी से लगा दो, पश्चिम बंगाल में। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछोला झील स्थित है, पिछोला झील कहाँ है रे? अरे गए गए घूमने, अगर राजस्थान वाले हैं तो बता देंगे। पिछोला झील अपने उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है रे? उदयपुर में, उदयपुर में। मैं तो भाई जाके भी आया, मैं तो वहाँ देख के भी आया, वहाँ थोड़ा सा पानी से खेल के भी आया। और क्या करेंगे वहाँ? पानी से खेलेंगे, ऐसे उछालेंगे, हंस देंगे। हाँ पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो पिछोला झील कहाँ पर है? राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे दो चार अच्छी झीलें याद रख लेना। पुष्कर, पुष्कर झील, बावन घाटा झील जिसको बोलते हैं, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। जो बाहर के देख रहे हो वो तो याद कर लेना, जो यहाँ के वो सुन लेना, क्योंकि तुम्हारे को याद है। और देखो और बात करते हैं, और क्या बात करें भाई, बस। और एक ये इसका अच्छा एक प्रश्न पूछा जाता है, वो याद कर लेना आप। लोनार झील है ना, लोनार झील ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये याद करना, अच्छी बात है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस भाग में? हाँ भाई अब ये बताओ भाई, फटाफट से बता दो, हाँ बता दो, जल्दी से बताओ, बताया हुआ है। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य है अपने भाग 4 क में, भाग 4 क में। के गुरुजी केवल भाग 4 आ जाए तब तो ठीक कर सकते हो, लेकिन दोनों आया है तो भाग 4 क, भाग 4 क। कि यह कितने हैं मूल कर्तव्य? ये मूल कर्तव्य है अपने 11। टोटल क्या है? 11। कौन कौन से होते हैं कर्तव्य? वही भाई अपने को क्या भाई, जो राष्ट्रीय धरोहर होती है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत है उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें 11 बातें अच्छी अच्छी, तो उनका बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। और बात करें तो ये भाग 4 क है, ये कौन से अनुच्छेद में है? मतलब भाग 4 क के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है जो 11 है? तो इसके भाग 4 क में है 51। तो 51 के भाग क में है कितने? 11 मूल कर्तव्य। तो सर ये कब जोड़ा गया था क्या एक्स्ट्रा से? हाँ बाद में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान के संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1976 के तहत इसको जो 51 क है वो जोड़ा गया था, है ना, जो मूल कर्तव्य। तो सर ये मूल अधिकार भी सुना सुना हुआ लग रहा है, दोनों दोनों कंफ्यूजन करते हैं। तो भाई मूल अधिकार अलग है, मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार ये अलग है, ये अलग है। मूल अधिकार वो अपने अधिकार है। मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। कितने हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे फौजी भाइयों, मेरे भावी सैनिकों, बता दो कितने हैं मूल अधिकार है अपने?
6 सर कहाँ से कहाँ तक है? ये 12 से 35 अनुच्छेद तक है ना? लेकिन मूल अधिकार अपने 6 ही है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, भाग 3 में है कौन? मूल अधिकार। बिल्कुल मजा आएगा आपको, पढ़ते रहो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर स्थित है, खजुराहो मंदिर स्थित है, बताओ भाई खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये खजुराहो मंदिर अपने एमपी में स्थित है। कहाँ पर है रे? अरे बताओ। खजुराहो मंदिर अपने एमपी में स्थित है। आगे चलते हैं। इनमें से असत्य हैं, इनमें से असत्य बताना है कौन सा है? हाँ भाई बताओ, देखिए बताओ। नासिक कहाँ है? गोदावरी में। श्रीनगर झेलम है। तो ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र है। तो लुधियाना कहाँ पर? लुधियाना बताओ, देखिए ये गलत है। अब इसका उत्तर आप बताना, है ना? हाँ तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ हाँ, तो लुधियाना कहाँ है भाई? लुधियाना बताना आपको। ये गंगा किनारे के नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो भाई पढ़ते रहो और देखो अपने जीके के प्रश्न हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गए। तो अब देखो बात करते हैं थोड़ी सी आपके मोटिवेशन की, थोड़ी सी आप में जोश लाने की, कि जीतने का जज्बा और देश की रक्षा का जुनून। जीतने का जज्बा और देश की रक्षा का जुनून, यही है एक असली, एक एक असली अग्निवीर की पहचान। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना। और अब आएंगे अपने साइंस वाले पर्सन, फिर उनको कौन कराएगा रे? अभी थोड़े साइंस वाले सर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो एक दो क्लासें अपन लेंगे और आपको बिल्कुल हम बढ़िया पढ़ाएंगे, ऐसी कोई टेंशन मत लेना। और थोड़े दिन बाद में अपने साइंस वाले सर आ जाएंगे और थोड़े साइंस वाले पर्सन हैं वो बिल्कुल हम कराएंगे। और तो भाई है ना भाई? हाँ तो ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहो, बिल्कुल मस्त रहो आप, टेंशन नहीं लेना है ना? हाँ तो आ जाती हो। तो अब अपन चलते हैं साइंस के प्रश्नों की ओर। तो देखो भाई जीके वाले प्रश्न तो हो ही गए अपने सारे। तो अब चलते हैं अपन साइंस के क्वेश्चन। तो भाई देखो, साइंस में देखना भाई, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? रक्त का निर्माण कहाँ होता है भाई? रक्त का जो निर्माण है ना, वो कहाँ होता है बताओ। देखिए रक्त का जो निर्माण, रक्त कहाँ पर बनता है? रक्त कहाँ से बनता है? देखिए बताओ, बताओ भाई। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बताओ बताओ भाई। देखिए तो रक्त का निर्माण अपन होता है लाल अस्थि मज्जा। कहाँ होता है रे? लाल अस्थि मज्जा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो। क्या बोलते हैं रे? रेड बोन मेरो। अब देखो नाम कैसे भी आ सकता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। रेड बोन मेरो, रेड मतलब लाल हो गया, बोन मतलब अस्थि हो गया, मेरू मतलब हो गया रज्जा, है ना? हाँ मेरू मतलब रेड बोन, लाल अस्थि मज्जा। हाँ तो मज्जा हो गया। तो अब ये ध्यान रखना है कि भाई रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होती है। और ये क्या होती है भाई? एक छोटी सी चर्चा होती है, ये जो कोमल होती है, मतलब मांसपेशी टाइप की होती है, तो ये अपनी हड्डियों के बीच में होती है। हाँ जो कठोर हड्डियां होती है ना, जैसे अपने नीचे की हड्डी है तो उसके बीच में होती है। तो ये क्या करती है? रक्त का निर्माण करती है। और ये क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, ये WBC है। ये अधिक होती है तो रोग, मतलब शरीर के अंदर क्या लड़ने की क्षमता अधिक होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और धमनियां क्या करती है भाई? ये शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। क्या करती है भाई? शुद्ध रक्त का प्रवाह। शरीर में जो शुद्ध रक्त है ना, वो कौन बेचती है? धमनियां बेचती है। और हृदय तो जानते ही हो भाई, हार्ट होता है ना, ये क्या करता है? रक्त को पंप करने का कार्य करता है, यानी रक्त को शरीर, सारे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अपने हृदय करता है। तो चलिए आगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? बताओ देखिए कौन सा रक्त ग्रह सर्व, जो सभी को ले लेता है? क्या करता है? पहला तू भी दे रहा है, ले ले, ये भी दे रहा है, ये ले, सभी को ले लेता है। तो ऐसा रक्त समूह बताओ देखिए कौन सा है? देखिए बताओ। तो ऐसा रक्त समूह है अपने, कौन सा है भाई? ये है अपने AB। कौन सा है भाई? अपने AB है। तो फिर सर्व, अच्छा सर्वग्राही ये ले रहा है, और तो फिर देता कौन है? तो ये O देता है। इसी के याद रहो, डोन होता है, डोन क्या करता है? सबको देता है। डोन क्या करता है? सबको देता है ना भाई, डोन। हाँ तो ऐसे रखना, डोन तो क्या करता है? सबको देता है, जो AB है सबको लेता है। तो ध्यान रखना, सर्वग्राही तो गया अपने AB। और सर्वदाता, कोई पूछे सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ याद रख लेना, डोन से याद रख लेना। और होता है ना DON, है ना? DON, तो ओ आ गया ना। हाँ, ऐसे मतलब याद करना है अपने को, कैसे भी करो। चलो आगे।
देख, बैक्टीरिया का जनक, हाँ बैक्टीरिया का जनक मैंने बताया था ना आपको, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया का जनक किसे कहते हैं, ये अपने कहते हैं लुएन होक को। किसको कहते हैं रे, लुएन होक को। कब की थी इसने, देखो जीवित कोशिका की खोज की थी इसने 1674 में, है ना भाई, याद रखना है ना। और बात करें देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कौन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, हाँ याद रखना है ना। हाँ चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, जो भाई नवजात शिशु होता है ना, जो जन्म लिया ही होता है, मतलब उसको ही बोलते हैं नवजात। हाँ तो उसमें पूछ रहे हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियां कितनी होती है, तो उसमें क्या होती है भाई, हड्डियां ना ज्यादा होती है, जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों, ये देखो नवजात शिशु दिख रहा है आपको, नवजात शिशु छोटा सा लाला, छोटा सा लाला है नहीं, ये क्या हुआ, अभी अभी हुआ ही है, तो पूछ लिया छोटे से लाले में इसमें हड्डियां कितनी होती है, लाला भी हो सकता है, लाली भी हो सकती है, वैसे भी हो सकता है भाई, अपनी देसी भाषा में तो बात यही है, अपने तो ये कहते हैं भाई खाई हुई है लालू हुई है लाली हुई है, तो वही उस हिसाब से। लेकिन देखो पूछ रहे जो पर्सन बात, इधर ध्यान दो, फालतू बातें नहीं है ना। तो देखो जो नवजात शिशु है इसमें हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 300। कितनी होती है भाई, 300। तो सिर्फ बाद में कम कैसे हो जाती है, इसमें 300 होती है फिर 206 ही कैसे रह जाती है, तो 200 इसलिए कि भाई देखो इनके क्या होती है, बॉडी होती है ना फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, इनको कैसे घुमा दो फ्रैक्चर नहीं होता इनमें जल्दी से। अब पता है बच्चों में फ्रैक्चर नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं उनमें जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होता है, ऐसे आज को तो पूरा घुमा दो तुम फिर भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके एकदम वापस हमारा भाई आ गया, बस ऐसे ऐसे आ जाते हैं उठ के ला और आ जाओ। वो तो डरते उड़ते तो है नहीं है, छोटे वाले कहाँ डरते हैं भाई, अपने को डरना पड़ता है भाई, टूटे फूटेंगे तो अपने टूटेंगे, अपने तो 200 से उनके 300 से। तो क्यों उनके क्या होते हैं जो जॉइंट होते हैं ना, वो बीच बीच में जॉइंट होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, जैसे एक हड्डी है इसके अलग 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 होंगे फिर एक जुड़ जाएगी, तो ये तो नहीं होती है भाई कि छोटी छोटी सी हड्डियां होती है फिर जो अटैच हो जाती है फिर वो एक हड्डी बन जाती है मजबूत हड्डी। तो ऐसे 300 की कितनी और रह जाती है अपने 200 से। अगर वयस्क मनुष्य में पूछे कितनी हड्डियां होती है तो 200 से। और बात बताना मेरे को, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती है रे, मस्तिष्क में पाई जाती है 29 हड्डियां। और खोपड़ी में पूछ ले आपको, देखो खोपड़ी खोपड़ी में पूछे तो 22 हड्डियां, और पूरे मस्तिष्क में पूछे तो 29 हड्डियां, याद रखना। और थोड़ा सा और बताओ, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम क्या है रे, फीमर। सर ये कहाँ पाई जाती है, ये अपने पाई जाती है जांग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जांग में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो कौन सी है रे, फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो बता देना स्टेपिस, ये कहाँ पाई जाती है, बताओ। ये अपने कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है 3 हड्डियां, 3 इधर 3 इधर, यानी कान में टोटल हड्डियां हो गई 6। सर कौन कौन सी होती है, ये होती है मेलियस होती है, इंकस होती है, स्टेपिस होती है। जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टेपिस। सर कितनी छोटी होती है ये भी बता दो, तो ये होती है 0.6 mm, बहुत छोटी हड्डी होती है भाई, है ना, ये होती है इतनी सी होती है। और सर क्या पूछ सकते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये मैंडिबल होती है। सर मैंडिबल कौन सी होती है, ये जबड़े की हड्डी होती है, जो होती है ना जबड़े की हड्डी, तुम्हारा जबड़ा नहीं बोलते ना, गाँव में बोलते ए पड़ी ने जा पाड़ो तोड़ दिला पूरो। तो सोचो उसमें कितना पावर है। वो क्या बोल रहा है आपको, एक पड़ गई ना, एक लग गई ना मुंह पे तो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। वो बता रहा है अपना सामर्थ्य है कि ये और हड्डियां नहीं, ये जो जबाड़ी की हड्डी है ना तुम्हारी, ये जो मैंडिबल हड्डी, इसको तोड़ दूंगा, इतनी पावर है मेरे में, ऐसे बोल रहा है वो। तो अब सोचो आप कि वो क्या बता रहा है कि तोड़ रहा कौन सी हड्डी रहा है, जबाड़े की, उसको पता है सबसे शक्तिशाली हड्डी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये इसलिए कहता है वो तोड़ दूंगा जबाड़ा। तो ऐसे याद रखना इसको, है ना। तो ये है भाई, है ना, सबसे मजबूत हड्डी। और सुंदरता की हड्डी बोले तो ये कोलन वाली हड्डी होती है ना, ये कोलन वाली हड्डी, ये सुंदरता की हड्डी बोलते हैं इसको, है ना भाई। यहाँ से देखो अच्छा सुंदरता की हड्डी बोलते हैं, है ना सर। और भाई देखो और बात क्या है, ये टीबिया है यहाँ पर, ये क्या है, टीबिया है, ये जो पैर की हड्डी है टीबिया, इसको सबसे चमकीली हड्डी बोलते हैं। बहुत सारी हड्डी है तुम्हारे, पूरी गिना दूंगा मैं तो, गिनाने में कोई दिक्कत नहीं, पर पर्सन वही पढ़ेंगे जो आते हैं। और बात करते हैं, देखो इधर क्या होती है, पसलियाँ होती है, पसलियों को इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स बोलते हैं। तो इधर 12 रिब्स इधर होती है, 12 इधर होती है, 24 होती है। फिर जो रिब्स होती है, जो पसलियाँ होती है, इनको जोड़ने वाली हड्डी, इसको क्या कहते हैं रे, इसको स्टर्नम बोलते हैं। फिर ये क्या होती है, ये अपने बोलते हैं, ये रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस पाई जाती है यहाँ पर हाथ में, इधर पाई जाती है अल्ना, ये उंगलियों की हड्डी बोलते हैं फ्लेंजिस, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और बहुत सारी हड्डी है, है ना। तो घबराना नहीं है, ये केल्विक, ये पेल्विक, ये खुले वाली हड्डी होती है, इसको बोलते हैं पेल्विक, इसको बोलते हैं केल्विक। कॉलन वाली हड्डी होती है ना, बहुत सारी हड्डियां हैं।
गिना भी देंगे अपन तो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गिना देते। 30 इधर पाई जाती है, 30 इधर पाई जाती है, 60 पाई जाती है, फिर 30 नीचे, फिर 60, 60, 120, 200 से पूरी गिना दूंगा एक दिन। आपको थोड़ा सा आने दो और बताएंगे, पूरी हड्डियाँ बताएंगे, पर अभी जो काम किया ना वही बात करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी हड्डी पूछे शरीर की तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज, सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मेंडिबल जो जबड़ी की हड्डी होती है वो, सबसे चमकीली हड्डी पूछे तो टीबिया जो अपने घुटने के नीचे की हड्डी होती है, और जो पटेला होती है ना, पटेला वो घुटने में होती है ना, घुटने की हड्डी होती है, उस पटेला बोलते हैं उसको। और बात करते हैं अपन, और कौन से पूछ सकते हैं, बताओ देखें, और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं क्या। हाँ, सुंदरता की हड्डी, कोलन वाली हड्डी बता ही दिया मैं आपको। और खोपड़ी में देखो, खोपड़ी में क्या, और मस्तिष्क में देखो, मस्तिष्क में पूरा मस्तिष्क आ जाता है, ये पूरा मस्तिष्क आता है, खोपड़ी ये है। तो मस्तिष्क में पूछे तो 29 हड्डियां, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर हमने तो पढ़ा है कि है ना मस्तिष्क में ना 29 नहीं 22 हड्डियां पाई जाती है। अरे मैं कहता था अरे ढंग से पढ़ना वापस जाके, तो ना आधा अधूरा ज्ञान पढ़ते हो, पूरा पढ़ा करो। बोले कैसे, कही है ना खोपड़ी, है ना खोपड़ी, खोपड़ी इसको बोलते हैं, तेरे खोपड़ी खोल दूंगा, बोलते ना एक पढ़े ना खोपड़ी खोल दूंगा, खोपड़ी खोपड़ी ये खुल जाएगी, ये खुल जाएगी बस। तो इस इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती है वो 22 पाई जाती है। तो सर 22 किसे, तो 6 इधर कम कर दो, एक इधर होइड वाली हड्डी होती है वो, तो देखो 3 और 3 कितनी हो गई, 6 हो गई, एक वाली कितनी हो गई 7, तो 29 में से 7 घटाओ कितने बच गए, बताओ, 22 बच गए। तो ये 22 से ना, ये खोपड़ी में सिर्फ 22 हड्डी पाई जाती है। आया, आया समझ में। हाँ, तो लाइक कर दे क्लास को फटाफट से। चलो आगे देखो, बहुत सारी बातें बता देता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि सर बहुत टाइम लगता है क्लास को, तुम देखते हैं ना पहले तो बग जाते होंगे क्लास को, और 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे में तो सर तो हमारा तो क्या टाइम वेस्ट कर देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, अपन पढ़ाते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट करने वाले करते होंगे। चलो भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की गति किससे मापी जाती है। तो मस्तिष्क की गति एक यंत्र होता है, तो वो कौन सा होता है बताओ, देखिए ये होता है ईईजी। कौन सा होता है भाई, ईईजी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएंसियोफेलोग्राम, है ना। तो ईईजी ये मस्तिष्क गति को मापता है। तो सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ईसीजी क्या होता है, ई और तो भाई कभी है ना हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो फिर वो क्या करता है, जांच करा देता है कि उसको बोलते हैं यार तेरे को थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या कराना है तेरे को, इसी जाए कराया हॉस्पिटल में, कभी किसी की जाना हार्ट अटैक वाला मरीज होता है या कोई भी होता है, तो उसके साथ जाओगे तो वो जाके उसको डॉक्टर लिखता है ईसीजी की जांच करा के आओ। किसकी जांच करा के आओ, ईसीजी की। किसकी जांच कराओगे रे, ईसीजी की। एक बार क्या है भाई, तो मेरे क्या हो गया है इसे, मैं क्या करा भाई, मेरे को जुकाम वुकाम हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या करा, और हमारे एक डॉक्टर है, नाम नहीं लूंगा, तो वो क्या करता है भाई, जैसे ही आप जाओगे उसके पास, वो क्या करेगा कि आपका कुछ हो ही नहीं हो, क्या कर दो उसके बोतल चढ़ा दो, क्या कर दो उसके बोतल चढ़ा दो। वो मैं जुकाम हो रही है डॉक्टर साहब, बोतल चढ़ा दो, जबरदस्ती पकड़ा बोतल चढ़ा दिया। फिर बाद में चला मैं बोतल चढ़ा, मैं यार पहले तो ठंड है, ठंड में जुकाम वुकाम हो रही है, इसी सर्दी में बोतल चढ़ा दिया, बोतल चढ़ाते भाई साहब वो जुकाम है ना, वो क्या करा, वो जो कफ है ना, कफ यहाँ जम गया छाती में। अब मेरी क्या दुख रहा है, छाती। अब मुझे क्या हो रहा है, टेंशन। घर वाले पूछे क्या हो रहा है, मगर छाती दुख है हमारी तो गणी जोरदार। तो बोला क्या, इस उम्र में इतने यंग एज में क्या क्या बोल रहे, पागल हो गया क्या। मैंने कहा ना, दुख रही है रे, मेरे को बताया। अब बोले कि कैसी दुख रही है, ऐसा क्या, क्या खाया, बोले कि खाया कुछ नहीं, तो जुकाम वुकाम लग रही थी। फिर डॉक्टर के पास गया, और उसने फिर मेरी दीदी है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा कि गया था वहाँ पर, बोले कि डॉक्टर के पास, हाँ बोले दिखाई क्या किया, बोले कि बोतल चढ़ाई। अरे तो बेवकूफ़, जुकाम बोतल चढ़ाई तेरे को, बोले कि हाँ हम चढ़ा तो दी। तो अब इसलिए दुख रही है, तो मैं फिर वापस वो डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के पास गया। मैं क्या सर मेरे तो है ना छाती दुख रही है। उसने कहा तू जा और ईसीजी की जांच करा। क्या, किसकी जांच करा, क्या ईसीजी की। ईसीजी मतलब होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब होता है हृदय, कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो, कार्डियो मतलब क्या होता है, हृदय, कार्डियो मतलब हृदय, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उसने कहा मेरे को ईसीजी की जांच करा, क्या तो मैं ईसीजी की जांच कराई गया, फिर उनको दिखाया, सर ये देखो। सर ने कहा यार तू तो परफेक्ट है एकदम, दौड़ता भगता है, कोई दिक्कत नहीं तेरे को, तो मेरे कैसे दुख रही है। फिर मेरे को बता यार तेरे कब जम रहा है, तेरे को तो खा जुकाम उकाम इस वजह से दुख रही है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बोले कहा यार ठीक है, फिर मैंने क्या समझाया कि मैंने क्या अब ध्यान रखना है, कभी जुकाम उकाम हो जाए तो बोतल नहीं चढ़ाना है, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हारी भी छाती दर्द करने लग जाएगी, ऐसे काम है नहीं करना। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ईईजी। अगर आपसे पूछे कि हृदय की गति किससे मापी जाती है, हृदय की हृदय की गति पूछ ले आपसे तो ईसीजी के द्वारा मापी जाती है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट
प्रश्न टिन का संकेत है, तो टिन का संकेत। अब देखो इसमें क्या बड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे तुम। टी अपने इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ाने वाले होते हैं तो उसमें टी आई को टी कर दोगे तुम, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। टिन का संकेत होता है एसएन। क्या होता है रे? टिन का संकेत क्या होता है? तू क्यों भग रहा है भाई, है ना? टिन का संकेत क्या होता है रे? एसएन। टिन का संकेत क्या होता है? एसएन होता है। और ये क्या है? ये लेड। लेड मतलब सीसा। सीसा लेड एक ही बात है ना, पीबी। ये चीजें याद करा करो, ये क्या कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब तुम लेड या शीशा आ गया तो उसका संकेत बताओ, अब तुम्हारे को कहीं आसपास दिखता ही नहीं है, फिर इसको तो याद करना ही पड़ता है, इसको पीबी याद करना। पीबी लेड शीशा, टिन का संकेत पूछिए तो एसएन, और ये होता है टीआई का मतलब टाइटेनियम। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी बताओ, देखिए आवर्त सारणी के जनक कौन है भाई? आवर्त सारणी के जनक, आवर्त सारणी के ना ना ना, ये पूछ रहा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में ना प्रेजेंट टाइम में जो आवर्त सारणी उसके जनक कौन थे? तो उसके थे, उसने मौज ही मौज में क्या करती, आधुनिक आवर्त। अब आज वाले तो भाई आधुनिक जो जमाने के वो क्या करते हैं, मौज करते हैं, तो मौज करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने। किसने बनाई थी? हेनरी मोजले। तो मेंडलिप ने क्या बनाई थी? मेंडलिप ने जो प्रारंभिक आवर्त सारणी थी वो मेंडलिप ने बनाई थी। यानी कि जो अगर आपसे ये पूछे कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं तो मेंडलिप, और आधुनिक आवर्त सारणी का पूछे तो हेनरी मोजले। जे थॉमसन ने क्या की थी रे? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य बताओ। खाने का सोडा खाते हो? खाने का सोडा नहीं भाई, खाने का नमक। खाने का सोडा भी आएगा, खाने का नमक भी आएगा। नमक खाते हो? नमक टाटा वाला खाते हो? कौन सा खाते हो? जो भी खाते हो, जो रे खाने नमक खाते हो तो उसका सूत्र बताना है तुम्हारे को। अब जब भी ना भाई जो ये आर्मी वाले हो ना, तुम जब भी नमक खाओ ना, किसी अपने दोस्त को बोलना खाना खा रहे हो, जा NaCl लेके आ। बोले क्या? अरे NaCl लेके आ। तो बिल्कुल, अरे खाने के नमक को NaCl बोलते हैं। ओ बड़ा पढ़ने लग गया भाई तो, हाँ। तो भाई खाने के नमक जो है ना उसको क्या बोलते हैं? NaCl। जो इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। जो ये Na तो होता है, ये तो होता है सोडियम, और Cl होता है क्लोरीन, ये बन के बन जाता है सोडियम क्लोराइड। और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको क्या बोलते रहे? खाने का सोडा। इसको याद रखना, इसको कैसे याद रखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये नहीं देता है। तो अपन ध्यान रखना अपने को कि जो सोडियम होती है ना, सोडियम, उसके बाद क्या आती है? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऐसे याद रखना, हाइड्रोजन को खाते हैं खाने का सोडा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सही है। NaCO3 होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र। जो खाने का सोडा होता है उसको बोलते हैं ना। धोने का सोडा, ये ना, ये गलत है। तो ये कौन सा है? ये CuSO4 है। ये नीला तोता है, नीले तोता का सूत्र है, नीला तोता है, ये नीला तोता है। तो फिर सर इसके धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है? इसका बताता हूँ ना, अपन बैठे हैं ना। इसका होता है Na2, सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बाकी सब सही है, ये जो गलत था उसका मैंने बता दिया। तो अब चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और निम्न में से असत्य हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने नहीं की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने सही की थी। तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा? देखो असत्य तो आ गया, असत्य तो पकड़ लिया मैं। ये लो भाई, प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने नहीं करी, तो करी किसने? ये बताओ। तो ये खोज करी थी अपने गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी रे? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी थी रे? प्रोटॉन की। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलो भाई। नाभिक में पाया जाता है, नाभिक, ये देखो ये नाभिक है क्या सर ये? अरे पहली बात होती है परमाणु। परमाणु क्या होती है? किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं परमाणु। ये मार्कर है, इसका सबसे छोटा से छोटा कण जिसको मैं और नहीं तोड़ सकता, हथौड़े से किसी से भी नहीं तोड़ सकता, उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु। तो ये मान लो ये छोटा सा कण है, ये क्या है? परमाणु है। क्या है रे? परमाणु है। छोटा सा कण परमाणु है। अब परमाणु के अंदर पाया जाता है एक नाभिक। क्या पाया जाता है रे? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। नाभिक क्या होता है भाई? बहुत शक्तिशाली होता है, ये ना अविभाज्य होता है बिल्कुल। इसके मतलब बहुत
कठोर होता है। तो इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है अपने नाभिक। नाभिक क्या होता है? जो परमाणु होता है उसका केंद्रीय भाग होता है, फिर इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो याद रखना, अच्छी बात है, मजा आएगा प्रश्न का पढ़ने का। चलो आगे, इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलो आगे, हाँ तो चलो भाई, है क्या किधर? चलो, ग्रह की गति से संबंधित केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था अपने टोल्मी ने। किसने दिया था रे? टोल्मी ने। चलिए आगे, हाँ तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक? अब इसमें क्या भाई, कई बार गलत कर देते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा पूछा है या ग्रह नहीं पूछा है। क्या पूछा है रे? तारा। तो तारा क्या है? एक सूर्य एक तारा है ना। बाकी बुध क्या है? ग्रह है। ये उपग्रह है, ग्रह है उपग्रह। ये भी तारा है, लेकिन सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा एक प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का एक दूसरा जो तारा है वो पृथ्वी के नजदीक है, लेकिन फर्स्ट है, फर्स्ट सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक सेल है, तो भाई ये प्राथमिक सेल बताओ देख इसमें से कौन से? तो सारे प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल। जो ये कैडमियम सेल है ये नहीं आएगा इसमें ना, नहीं है। जो केडियम सेल, सर प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल ये होते क्या है? प्राथमिक सेल वो होते हैं भाई जिनको एक बार चार्ज करने के बाद में दोबारा चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है, और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको दोबारा काम में लिया जा सकता है। जैसे हमारा जो माइक वाला है ना, माइक वाले सेल, इनको क्या करते हैं? चार्जेबल सेल है। तो इनको क्या करते हैं? वापस जैसे खत्म होते हैं उनको चार्ज करके वापस यूज में ले लेते हैं। कैमरे आते हैं, कैमरे में जो सेल आते हैं उनमें भी ये होता है। जो बैटरी होती है वो द्वितीयक सेल होती है। और जो प्राथमिक सेल, जो घड़ियों में जो सेल लगाते हैं, रिमोट में सेल, एक बार खराब होगी उसके बाद में उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। तो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बात है। चलो आगे, हाँ तो प्राथमिक सेल नहीं है तो कौन सा नहीं है? कैडमियम सेल। बाकी तीनों प्राथमिक सेल है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी सबसे पहले खाने वाले। तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये तो क्या हो गया? देखो देखो पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे को कौन खाता है? शाकाहारी जंतु। कौन से खाते हैं रे? शाकाहारी जंतु। तो ये क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो सर ये पेड़ पौधे क्या है? ये उत्पादक है। ये बेचारे खाते कहाँ है रे? कुछ नहीं खाते रे। ये तो उत्पादक देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, सब देते हैं, छाया देते हैं, सब देते हैं। खाता कौन है इनको? जो शाकाहारी जंतु है वो खाते हैं, मांसाहारी थोड़ी खाते हैं, नहीं खाते हैं, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु हो गए। देखो जंतु जंतु दे रखा है तो इसको कहीं लिख लो शाकाहारी जंतु, है ना, शाकाहारी जंतु। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और जो मांसाहारी होते हैं जंतु होते हैं जैसे शेर वगैरह है, ये क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि जो हिरण वगैरह होती है इनको कौन खा जाता है? शेर वगैरह खा जाते हैं। जो मांसाहारी होते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता ये हो गए, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का मात्रक, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक बताओ देखिए भाई कौन सा है? देखिए तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। हर्ट्ज किसका मात्रक है? बताओ देखिए। आवर्ती का मात्रक। किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक। और बात करते हैं वेबर, ये किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का। सॉरी ये तो बता दिया ना भाई, ल्यूमेन, हाँ ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो भाई ये देखो अच्छी अच्छी बातें हो गई। और भाई ऐसे पढ़ते रहो। और देखो भाई ज्योति तीव्रता का मात्रक तो क्या है? कैंडेला है। ल्यूमेन किसे है? ज्योति फ्लक्स है। और बात करते हैं देखो और अच्छी अच्छी बातें हैं। वे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। तो चार अच्छी बातें हैं, बिल्कुल आप पढ़ते रहो। अब आएंगे अपने मैथ्स के धुरंधर सर, के आर सर। तो उनसे पढ़ना है, भगना नहीं है। तुम क्या करते हो मेरे को पता है, जैसे मैथ के प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आते हैं, फिर तुम्हारे का दिमाग हाई वोल्टेज में चला जाता है, फिर तुम्हारे को पता है कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा। तो ऐसे काम नहीं करना है, पढ़ना है, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना है अपने को दोस्तों, अपने को टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर। तो पढ़ना, टिके रहो। बस ये है कि 15 क्वेश्चन पढ़ा रहे ना, 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे ना, उसमें से आपको 10 भी समझ में आ रहे ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आते रहे ना, कुछ तो आते हैं ना। अरे 100 पत्थर फेंक से उसमें से एक पेड़ है, पेड़ पे फल लगा हुआ है, ठीक है, पहले ही पत्थर में कोई फल थोड़ी नीचे गिर जाता है, नहीं गिरता है। उसके पता नहीं तुम कितने पेड़ मारते हो, दम मारते जाते हो, फिर जाके कोई एक गिरता है। तो ऐसे करके तुम्हारे 20 सर मारेंगे तो उसमें से 5-10 तो घुसेंगे रे दिमाग में। तो पढ़ना है अपने को, बिल्कुल पढ़ना है। हाँ अपने साथ बने रहना है। देखो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ साथियों, देखो इसमें मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल मैं डेली आपके लिए देखो कहीं ना कहीं से टाइम निकालता हूँ, बाकी टाइम बचता नहीं है। आपको पता है भाई, फिर हम भी काम भी ऐसे करते हैं तो काम
बचेगा टाइम। तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी और लाइनें, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। भाई मंजिलें क्या है, नहीं लगता डर, रास्ता क्या है नहीं पता, पर हौसला है तो फासला भी क्या है। तो अगर मेरे में हौसला है ना तो कोई फासला नहीं है मंजिल का, मंजिल को तो हम ऐसे ही पा लेंगे। तो बिल्कुल अब के आर सर से पढ़ो और आगे की क्लास देखो, और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है और फुल शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है ना। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। गणित में जो आर्मी में अपन के क्या पूछा जाता है वो प्रश्न देखना है। यहाँ पर देखोगे गणित के 15 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं। तो 15 प्रश्न गणित के और 5 प्रश्न रीजनिंग के किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों के सप्ताह में बताओ कि दिन कितने होते हैं। सप्ताह का मतलब 7 दिन होते हैं। सप्ताह का मतलब कितने दिन होते हैं। औसत का मतलब एक जने का मान होता है। औसत का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक जने का मान होता है। तो सप्ताह मतलब 7 जनों का मान बताओ जे। तो 7 का कुल क्या हुआ, 7 का कुल। तो दोस्तों के सप्ताह का मतलब 7 हुए, तो 7 का कुल करने के लिए हमेशा गुणा होता है। 7 गुणा 30 गुणा किया तो 210 आ गया। अब यहाँ देखो दोस्तों लिखा सोम से शनि। अब सोम से शनि कितने बार हुए भाई, गिनो देखा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सोम से शनि का मतलब 6 जने हो गए। तो यहाँ पर लिख दिया 6 का कुल। 6 का कुल कितना हुआ भाई, 6 वारों का कुल देख लो, 6 गुणा 28। 28 को 6 से गुणा करो, 6 48 के 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12, 4 16। अब दोस्तों के अपन को जो 7 में से 6 को घटा देते हैं तो जिसका पूछा उसी का ही आता है। तो किसका पूछा है, रविवार। घटाया तो रविवार, घटाओ दोस्तों। घटाने का मतलब 0 में से 8 जाते नहीं, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने रहे 20 में 16 गए 4। तो हमारे पास रविवार का तापमान है वो कितना आ गया दोस्तों, 42 डिग्री सेंटीग्रेड रविवार का तापमान आ गया। तो बे आपका उत्तर है। अगले सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां पर लिखोगे, देखो अनुपात का सवाल आता है, आर्मी में पक्का सवाल आता है। अपन को क्या करना, 300 रुपए को 2:3 में बांटना है। भाई 300 रुपए उनको 2:3 में बांटना। तो ये 300 क्या है, कुल है। 300 क्या है, कुल है। तो यहाँ पर 5 का मान दे रखा है, दिया है क्या है, 5 के बराबर दे रखा है। 5 के बराबर 300 दे रखा है। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 300/5। तो 1 के बराबर 60 आ गया। तो इनको अब अपन को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 2 गुणा 60 और 3 गुणा 60 बंट गए एक नहीं, 120 और 6 18 180। मतलब अनुपात में अपन के बांटे तो क्या आया था, 120 और 180 हमारे उत्तर आ गया। बे आपका उत्तर है। आपको ये 300 कुल दे रखा, मतलब कुल कितना हुआ, 5 के बराबर आपको दिया हुआ। तो 1 का मान निकाल लिया तो 2 को लिख दिया 2 गुणा 1, 3 को लिख दिया 3 गुणा 1। तो हमारा उत्तर आया 120 और 180। अगले प्रश्न के लिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, यहां पर देखोगे माध्य निकालना है। यहां पहले तो देखो एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, इनका माध्य निकालना। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग, राशियों का योग, योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब इनको जोड़ो, देखा दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 13 प्लस एक्स प्लस वाई, इसके अंदर जोड़ना 17 माइनस एक्स माइनस वाई। कितने जने, एक ये तो कितने जने हुए, 2 जने।
कितने जने हुए? 2 जन। y से y कट गया, x से x कट गया। 17 और 13 कितने हो गए? 30। 30 में 2 का भाग दो, कितना आया? 15। आपका जो माध्य निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों? 15। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया। इस ये एक ही संख्या कहलाएगी। और एक संख्या ये है, क्योंकि कोमा इसके अंदर है नहीं, जब तक कोमा नहीं लगाई जाती वो पूरी संख्या एक ही कहलाती। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों कि 2 लड़के और 3 लड़कियां कार्य को 81 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के और 9 लड़कियां मिलकर कितने दिन में? ये टेक्नोलॉजी का सवाल है दोस्तों। ये कौन सा सवाल है? टेक्नोलॉजी का सवाल है। यहां पर देखो कि 2 लड़के 3 लड़कियां हैं, वो 81 दिन में करते हैं। 2 लड़के और 3 लड़कियां 81 दिन में, तो 2 लड़के 3 लड़कियां 81 दिन को 181 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? अब यहां से ये तो दिया है, दिया है, पूछा क्या है? पूछा आपसे 6 लड़के और 9 लड़कियां, ये पूछा, मतलब ये कितने गुणा का पूछ लिया आपसे? 3 गुणे का पूछा है। क्या पूछा है? ये 3 गुणे का पूछा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से इसको गुणा कर दो। क्या कर दो? 3 से हम इसको गुणा करेंगे तो 3/81, इसका मतलब 27 दिन आपके उत्तर आएंगे। कितने उत्तर आएंगे दोस्तों? 27 दिन। इसका ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ई ऑप्शन डाल देता हूं मैं, 27 दिन इसके उत्तर। एक तरीका और भी है इनका करने का। एक तरीका यह है, देखो ये 5 जने हैं, वो कितने दिन में काम करते हैं? 5 जने किसी काम को 81 दिन में करते हैं। 5 जने किसी काम को 81, 5 जने हो गए कि नहीं? 3 लड़कियां और 2 लड़के। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 लड़के 9 लड़कियां कितने हो गए? 15 जने। तो 15 जने आपके कितने दिन में करेंगे? x दिन में वो काम कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर देखो 5 जने किसी काम को 81 दिन में करते हैं, तो 15 जने उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 के पारे से काटा दोस्तों 3 बार। अब 3 के पारे से 81 को काटा तो आपके 27 उत्तर आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 27। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कुल मिला के इसका उत्तर है वो 27 दिन आने वाला है। अगला सवाल, 5 पुस्तकों का मूल्य 22 रुपए और 50 पैसे है। 50 पुस्तकों का मूल्य बताना है। तो देख दोस्तों कि यहां पर देखो पुस्तक है और यहां पर मूल्य है। अब आपके 5 पुस्तक है, वो 22 रुपए और 50 पैसे में आती है। आती है कि नहीं? अब आपको 50 पुस्तकें खरीदने, रुपया कता लागना? 50 का x लागना। यहां पर क्या करना? लाइन खींच दो, बराबर लिख दो, लाइन खींच दो। अब दोस्तों 5 के पारे से इसको काटा 10 बार। कितने बार? 10 बार। वजन गुणा कर दो, x को 1 से किया तो x बराबर 22.50 गुणा 10, तो ये आ गए 225.0। कितने रुपए आए दोस्तों? 225 रुपए आपके उत्तर आएंगे। कितना आएंगे? 225 रुपए में 50 पुस्तकें आएंगी। अगले सवाल के लिए यहां पर देखो, नेक्स्ट सवाल दोस्तों,
नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो दोस्तों, दे रखा है कि 3200 रुपए में केले बेचने पर 20% हानि होती है, हानि कितनी है? 20% हानि होती तो आपको क्या ज्ञात करना? हानि ज्ञात करनी है दोस्तों। यदि 20% हानि होती तो हानि ऊपर 20 ही आएगा, तो 3200 गुणा 20, हानि 20% निकालनी है। और अब दोस्तों लफड़ा ये होता, आप क्या करते, बच्चे अधिकतर 20/100 करते, गलती हो गई। इस 20% हानि का इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है 80। इसका अर्थ क्या होता है? 80। तो यहां पर आपको 80 लिखना है। क्या लिखना है? 80 लिखना है, ऐसा नहीं 100 लिख दो। अब दोस्तों यहां पर 20 से काटा 4 बार, 800 में 4, 3200 में 4 का भाग दिया, 800 रुपए आपके हानि आ जाएगी। से आपका उत्तरे होगा। आपने यदि 20/100 लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि 20% हानि का मतलब आपको 80 का उपयोग कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। 30% लाभ होता तो 130 का उपयोग आपको करना पड़ता है। अगले प्रश्न के लिए यहां पर देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं दोस्तों। समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे, एक तो 15 सेमी, एक 18 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर 1/2 विकर्ण कौन कौन से? एक विकर्ण 15 है, एक विकर्ण 18, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 2 बार लिख दिया था। दूसरा विकर्ण 18, 2 के पाड़े से 18 को काटा 9 बार, 15 को 9 से गुणा किया तो 135 आपका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिला दोस्तों? 135 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना है? अपन को क्या करना है कि घन का आयतन निकालना है। 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। यहाँ पर 6 सेमी है तो 6 गुणा 3 बार गुणा करना, 6 गुणा 6 तो ये आ गया 216। कितना आया आयतन दोस्तों? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 216 सेमी क्यूब। अगले प्रश्न के लिए 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? दोस्तों के जब भी दूरी निकालनी हो तो दो चीज का गुणा किया जाता है। तो दूरी के लिए हम गुणा कर देते हैं, दूरी, दूरी बराबर 42 गुणा 5/18 गुणा 9। अब आप कहोगे कि 5/18 कहां से लाए? कोई भी चीज यहाँ पर देखो, किलोमीटर, घंटा ये था, ये घंटा था, यहाँ सेकंड था। घंटा मोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ी चीज को छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब दोस्तों 9 के पाड़े से इसको काट दिया, 9 दूनी 18, 2 के पाड़े से इसको काटा 21 बार, 21 को और 5 को गुणा कर देते हैं तो 105 मीटर आपके दूरी आ जाएगी। दे आपका आंसर आएगा। अगले सवाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये है, कोसेक थीटा का मान 2 है तो थीटा का मान कितना है? अब आपको सारणी में जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ पर देखो साइन वाली आपको टेबल याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके क्या होते थे मान? 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1।
अपन को क्या है कि कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उल्टा करने पर 2 आएगा। तो इसका मतलब कोसेक में 2 किसका मान है, कोसेक में 2 है, वो मान है दोस्तों 30 डिग्री का। किसका मान है, 30 डिग्री का। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 16 है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर है, गुणनफल है वो 60 है, बड़ी संख्या क्या है। अब आपको यहां बताना है कि दो संख्याओं का योग 16 है, मतलब a प्लस बी तो 16 है, a प्लस बी तो कितना है, 16 है, और ए बी कितना है, ए बी आपके 60 है। अब दो संख्याओं का जब भी गुणा आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, तो इस गुणा से हल करना, इससे क्या करना, हल करना। तो 60 में किस किस का भाग जाता है भाई, 1 का भाग जाता है, जाता है। 60 में 2 ही का भाग जाता है कि, जाता है गुरुजी, 2 ही का भाग जाता है 30 बार। 60 में 3 का भाग जाता है कि, जाता है गुरुजी 20 बार। 60 में 4 का भाग जाता है 15 बार। 60 में 5 का भाग जाता है 12 बार। 60 में 6 का भाग जाता है 10 बार। 7 का जाता है कि नहीं जाता, 8 का जाता, 9 का जाता नहीं जाता, 10 का जाता आ गया, 12 का सबका आ गया। अब अपन को देखना है कि जोड़ने पर 16 आना चाहिए। भाई इनको जोड़ा तो 16 आया नहीं, इनको जोड़ा तो 16 आया नहीं, इनको जोड़ा तो 16 आया नहीं, इनको जोड़ा तो 16 आ गया। इसका मतलब बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 6। तो हमारे बड़ी संख्या कौन सी हुई, दो संख्याओं का गुणा कभी भी लाइफ में दिख जाए, उस गुणा वाले से टुक भाग दे के कर लेना, 1 का देना, 2 का देना, 3 का देना, 4 का देना, 5 का देना, 6 का देना, जिसका नहीं जाए उसका मत देना। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी आ गई दोस्तों, 10 हमारी बड़ी। गणित की विधि से नहीं करा हुआ, ये से ऊपर से ही फटाके बुला रहे, गणित से तो करते तो अभी इसमें से मान निकाल के इसमें रख रहे, समीकरण बनाते, ऐसा काम नहीं करेंगे। अपन से काम से मतलब है, अरे आम खाने से मतलब है, आदमी को जमानू आम ऐसे खिलाएंगे कि मीठे, मतलब पूछो ही मत, नौकरी वाले आम खिला दूंगा, टेंशन मत करो। आपका काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। अगले सवाल के लिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब आपको ऐसी लड़की बतानी जो तीनों घरों के अंदर जाती है, मतलब तीनों घरों के अंदर ऐसी चीज बतानी जो 3 घर है, इसमें भी गई, इसमें भी गई, इसमें भी गई। अब एक्स इसमें है, वाई इसमें है, इसमें भी गई। एक लड़की ऐसी है कि जो इसमें वाई गई, इसमें भी गई, लेकिन उस लड़के के पास नहीं गई। अरे ऐसा आदमी जो तीनों के अंदर हो, वही मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें मेरे को तो ऐसा कोई नहीं दिखा भाई, तीनों के पास जैसे एक वाई लिया तो इनके वाई वानी। तो जब कोई भी चीज तीनों के अंदर कॉमन नहीं हो तो उनका HCF 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस घर के अंदर भी है, इस घर के अंदर भी है, इस घर के अंदर भी है, नहीं है ना, तब उस कंडीशन में उसका महत्तम समापवर्तक HCF 1 आता है। अगले प्रश्न के लिए, लो साहब, छात्र छात्राओं से 8% कम है और कुल विद्यार्थी 576 है। यहां पर दोस्तों के छात्र, छात्र और छात्राएं, छात्र तो कम है तो ये 92 है और ये कितने 100 है। ये कह रहा है कि छात्र 8% कम है तो ये 92 हुए तो ये 100 है। हमारे को दोस्तों के यहाँ पर छात्र कितने हैं, छात्र ज्ञात करने। तो छात्र ज्ञात करने के लिए जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ गई 92, दिया हुआ 576,
576 क्या है? कुल विद्यार्थी है। 576 क्या है? तो यहाँ पर देखो सो तो 7 रहे हैं 92, ये तो कुल कितने हुए? 192 हो गए। अब दोस्तों इनको काटना है। काटो, देखा, धीरे धीरे काट लो, तेज काट लो, आपकी मर्जी है। अब 2 के पहाड़े से काटा, 4 दूनी 8, 46 बार। 2 के पहाड़े से काटा, 9 दूनी 18, 1 बज गया, 6 दूनी 12। अब आपको तो मैं 24 के पहाड़े से काट दूं। 24 के पहाड़े से काटा 4 बार, 24 के पहाड़े से काटा 24 बार, फिर 4 के पहाड़े से 24 को काटा 6 बार। अब 46 को और 6 को गुणा कर देते हैं। 6 चंग 36 के 6, 6 चौक 24, 3 27, कितना है दोस्तों? 276 है। वो क्या आगे छात्र आ जाएंगे? कितना आएंगे? 276। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल देखो। एम तथा एन का माध्य दे रखा है, मतलब दो जणों का। एम प्लस एन कितना दे रखा है? एम प्लस एन बराबर 2 गुणा 56। माध्य है तो गुणा करना पड़ता है। 112 दे रखा, कितना दे रखा? 112 हो गया। भाई ये माध्य है, माध्य का मतलब एक जने का 56 है, तो दोनों जने का कितना हो गया? 112। एम का मान दिया हुआ, एम कितना दे रखा? एम का मान 12 दे रखा है। 12 दिया हुआ कि नहीं? भाई दो जने हैं, वो 112 है दो जनों का मान। एक जने का 12 है, तो दूसरे का बताओ 100 हो जाएगा कि नहीं? तो घटाने पर हमारे पास एन का मान कितना आया? 100 हमारे पास एन का मान है, आ जाएगा। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट सवाल। 28 तथा 63 का मध्यानुपाती निकालना। क्या निकालना? मध्यानुपाती में क्या करते हैं कि सूत्र क्या है मध्यानुपाती में? ए गुणा बी मध्यानुपाती का सूत्र होता है। ए गुणा बी रूट में। तो यहां पर 28 है, तो यहां लिख दिया, एक तो 28 है, एक आपके 63 दे रखा है। अब दोस्तों 28 के टुकड़े कर लो। 28 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7। 63 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 7। 63 के तो टुकड़े हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 7। 28 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा। अब जोड़ा, एक जोड़ा तो 2 का ये आ गया, एक जोड़ा 3 का आ गया, एक जोड़ा 7 का आ गया, तो 7 21 42 आपके उत्तरे आ जाएगा। कितना आया दोस्तों? 42। तो आपके आर्मी के गणित के 15 सवाल हो गए। अब आपकी रीजनिंग में कैसे सवाल है पूछे जाते हैं। रीजनिंग के सवाल देखो दोस्तों। पहला सवाल, 9 लिखा, 81 लिखा, 72 लिखा और 63 लिख दिया। आगे की संख्या आपको बतानी है कि नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। तो दोस्तों कि यहां पर देखो 9 है, 81 है और 72 है, 63 है। अब अगली संख्या बतानी है कौन सी आएगी, सोचो। तो दोस्तों के हमें क्या किया कि इनको उल्टा किया। उल्टा करो तो 9 का उल्टा 9, यहां आ गया 18, यहां आ गया 27, यहां आ गया 36, यहां आ गया 45। तो यहां पर क्या आता? 54 आपका उत्तर आता। नौका पहाड़ा को उल्टा करके श्रृंखला बनाई है भाई गुरु। पढ़ने हो जाओ शुरू। तो मजा आया कि नहीं? नोक के पहाड़े को उल्टा करके श्रृंखला बनाई है कि मैं कहता हूं कि मारती बनाऊंगा 2026। ये मान के चलना कि आपकी लाइफ बनने वाली है और आर्मी के जवान आपको पिस्तौल दे देंगे हाथ में। AK-47 सब चलाओगे आप, टेंशन ही मत करो, बस हमारे टेस्टों को कंटिन्यू पढ़ते रहो। अगले सवाल के लिए, लो साहब, गोलू का अर्थ HP KV। देखो GOLU
इसका अर्थ है H P K V। तो GH एक जोड़ा, OP एक जोड़ा, यह क्या था, यह क्या किया भाई, एल के बाद क्या आया, यहाँ देखो ओ के बाद तो पी आ गया, पहले क्या गया GH, OP, एल में क्या किया बताओ, एक घटाया कि नहीं, एक घटाया, यू में क्या किया, एक जोड़ा, GOLU। अब देखो नन्नू, पहले क्या करे, दो बार एक जोड़ा फिर घटाया फिर दो बार जोड़ना, तो पहले एन में क्या करना, एक जोड़ा, एक जोड़ो ओ, फिर एक जोड़ो बी, फिर एक घटाओ, हाँ अरे ये घटाया ना तीसरे, फिर एक जोड़ो वी, OBMV, OBMV कौन सा उत्तर आया दोस्तों, से आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, संगला का और दे दिया भाई, ये क्या है, अरे भाई घन है घन, वो घन नहीं है कि, देखो दो का घन है कि नहीं, फिर तीन का घन है कि नहीं, चार का घन है, पांच का घन है, छह का घन है, इसलिए आपके सात का घन क्या आएगा, 7 × 7 × 7, 343 आपका उत्तर आ जाएगा, दे आपका उत्तर है। ये घन संख्या ही तो है। अगले सवाल के लिए, ये दिशा का सवाल है कि दिशा में क्या होता है दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक्स पश्चिम में 15 किलोमीटर चलता है, लो भाई चला दिया 15 किलोमीटर, पश्चिम में चलेगा नहीं, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलाना है, 8 किलोमीटर यहां से, एक्स की प्रारंभिक स्थान से ये दूरी कर्ण निकालना है, कर्ण के लिए जोड़ होती है दोस्तों, कर्ण निकालना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 कितने हो गए, 289, 17 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, कितनी आएगी दोस्तों, 17 किलोमीटर। अगले सवाल के लिए, तो दोस्तों हो गए, आपको मतलब इस प्रकार से तैयारी करेंगे दोस्तों के, आप भी खुद भी याद रखोगे कि हमारा सिलेक्शन होने की, आप हमारे टेस्टों को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक टेस्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपका जो कंप्लीट पेपर आया वह है वो टेस्टों में से आने वाला है, और चैनल को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, अधिक से अधिक दोस्तों के कमेंट करना है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिससे हम आपको बता पाएंगे। जय भारत, जय हिंद।